हमारे पास काम करता है, कुछ हो जाएगा तो सब हम ही पर फेंक देगा। चलिए, तो आज ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, वह है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, यह जो चैप्टर है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आप मानकर चलिए, आज के सेशन में जितना हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, लिखाएंगे, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां से एक क्वेश्चन नहीं काटेगा। आप परीक्षा हॉल में जाइएगा, आप हमको याद कीजिएगा कि हम सही बोलते थे, ऐसे हम सही बोलते हैं। तो यह जो चैप्टर है भारत का प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति नामक चैप्टर को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। जो कॉल किए हैं अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में हम आपको कॉल रिटर्न करेंगे। चलिए, विद्यार्थी का कॉल था, नंबर सेव था, नंबर सबका सेव नहीं रहता है मेरे मोबाइल में, तो किसी विद्यार्थी का कॉल था, नंबर सेव था, मतलब वो इंपोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए जो है उसको रिसीव करके बोल दिए। चलिए, तो कहाँ गया सब स्टाफ, सब भाग गया। दीपेन को खोजिए, कहाँ गया है वो, उसको खोजिए, एकदम कहाँ गया, उसको खोज के लाइए मेरे सामने, जल्दी प्रकट कीजिए, जहाँ है वहाँ से उसको उठा के लाइए। चलिए, अरे टेंशन वाली बात है महाराज, रात से फोन ऑन नहीं किया है, सुबह में फोन रिसीव नहीं किया है, इतना सोता होता है ना। अब क्या हो गया है, नहीं हो गया है, आपको मजाक लग रहा है, हम सीरियसली बोल रहे हैं, समझे। आप लोग हर बात को तो मजाक में लेते। तो सुन रहिए, चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसका घर पे जाकर रिवीजन करते हैं। कल क्या पढ़ाए थे जी? उद्योग। घर पे जाकर रिवीजन किए थे? माँ कसम बोले, माँ कसम रिवीजन किए थे? बोले, माँ कसम रिवीजन किए थे? माँ कसम रिवीजन किए थे? हाँ, बताइए बताइए बताइए, तो कल जो पढ़ाया पता चलेगा रिवीजन किया है कि नहीं किया। उद्योग का रोटी किसे कहते हैं? कोयला को। अच्छा, सेवा 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 सेवा, गौर से सुनिएगा, सेवा एनएचपीसी केंद्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया। पुगा घाटी कहाँ है? कलौल तेल क्षेत्र कहाँ? कलौल तेल क्षेत्र। आगे सुरमा घाटी है, असम में है। आगे बोकोहोल्ला तेल क्षेत्र, नागालैंड कहाँ है? नागालैंड में है। आगे भारत का प्रथम सफलतम लो इस्पात उद्योग टिस्को, कौन है? टिस्को। अच्छा, कौन ऐसा लो इस्पात संयंत्र है जो कोयला क्षेत्र से दूर है? विश्वेश्वरैया। अच्छा, बोकारो स्टील प्लांट कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरा ना। हाँ, आगे बताइएगा, भारत का प्रथम एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित हुआ? 1937। 1937, बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा, भारत का प्रथम दियासलाई उद्योग कब और कहां स्थापित हुआ? कहां? अहमदाबाद ना, अहमदाबाद। देखिए, आज के सेशन में जो है, पहले तो जितना आपके नोट में है उतना सफिशिएंट ना है, इतना से आप प्रीलिम्स निकाल लीजिएगा, लेकिन इतना से जो है मेरिट नहीं बनेगा, समझिए, मेरिट नहीं बनेगा। तो कुछ चैप्टर में आप देखते होंगे कि जैसे कल उद्योग पढ़ाए, उद्योग में हम आपको नहीं लिखाए, क्योंकि उद्योग में नोट में जितना है उतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो सफिशिएंट है। उससे पहले हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वो भी नोट में जितना उतना सफिशिएंट है, लेकिन उससे पहले कृषि पढ़ाए थे, कृषि नोट में जितना था वो सफिशिएंट नहीं था, तो लिखाए ना। तो ई भी चैप्टर में नोट में जितना है उतना सफिशिएंट नहीं है। यहां पर हम आपको जब लिखाएंगे ना, हम आपको क्या लिखाएंगे, हम आपको यहीं पर बता देते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान लिखाएंगे कि कौन राष्ट्रीय उद्यान कहां है, कौन राष्ट्रीय उद्यान कहां है। और अगर आप थोड़ा सा भी कंसस विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हाँ या ना। इसी चैप्टर में राष्ट्रीय उद्यान लिखाना है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है नहीं। तो जो है भूगोल का सबसे अच्छा बुक माना जाता है महेश कुमार बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल, भूगोल एक समग्र, महेश कुमार बर्नवाल जो बुक है मेरे पास, हम भी उस बुक को पढ़ते हैं और हम देखे हैं कुछ डाटा जो है बिहार दरोगा परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा यहां से सीधे तौर पर उठा करके पूछता है। महेश कुमार बर्नवाल जानते हैं अपने एनसीईआरटी, तुम ही ज्यादा जानता है, माइक पकड़ो, एनसीईआरटी ठीक है। महेश कुमार बर्नवाल प्रसिद्ध हुआ है इसी बुक को लेकर के, उसका जो जिसको लेकर के उन्हें प्रसिद्धि मिली है वो ये बुक है। और हमको लगता है कि भूगोल में आप अगर बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, सिपाही, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक की बात हम कर रहे हैं, इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं, इस बुक पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, हमको लगता है वनडे परीक्षा में भूगोल के लिए इससे बेहतर बुक कोई नहीं है। जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, वैसे भूगोल में इससे बेहतर कोई बुक है ही नहीं। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप जो लुसेंट, क्राउन, एसपीडी, फल्ला चिल्ला ढेकना फेंकना चेकना मेकना भूगोल में पढ़ते हैं, सब फल्ला चिल्ला ढेकना मेकना चेकना को साइड कीजिए और एक बुक भूगोल का ई उठाइए और इसी को आप पढ़िए, इसी को आप पढ़िए। आपको सविंदर सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब यूपीएससी मेंस, वो सब बीपीएससी मेंस, आपको खुल्लर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे भी बेहतर बुक है सविंदर सिंह का, इससे भी बेहतर है खुल्लर का, लेकिन खुल्लर यूपीएससी मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए, सविंदर सिंह यूपीएससी मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए। वनडे परीक्षा के लिए जो है ना भूगोल में ये ब्रह्मास्त्र है, इससे बाहर वनडे परीक्षा में भूगोल का क्वेश्चन नहीं जा सकता है और इससे अगर बाहर जाएगा किसी विद्यार्थी का औकात नहीं बनाएगा। तो भूगोल में कोई हमसे पूछे बीपीएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं,
दरोगा का तैयारी करते हैं तो हम ये बुक सजेस्ट करते हैं और आपको पढ़ने की जरूरत ना है। आप अगर यही बुकें पढ़ लीजिएगा तो फिर मेरे पास खाट उठाने के लिए आए हैं, घंटा डोलाने के लिए आए हैं मेरे पास। हम हैं आपके लिए, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नोट सफिशिएंट है। इसका जितना क्रीम है ना वो आपके नोट में है, इसका जितना क्रीम है वो आपके नोट में है, और इसका जो क्रीम आपके नोट में नहीं है वो हम आपको बता देते हैं, वो हम आपको लिखा देते हैं। तो इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है क्लास, वो भी रेगुलर, और उसके साथ जो पढ़ाया जाता है उसको याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो इसी के लिए वो प्रसिद्ध हुआ है। अब तो आमो लिख देता है तो आमो चलता है, इमिलियो लिख देता है इमिलियो चलता है। वो जो एनसीईआरटी कह रहे हैं वो सब इसका बाय प्रोडक्ट है। महेश कुमार बनवाल का मूल बुक यही है, इसी बुक से उसको प्रसिद्धि मिला है। आप लोग वास्तविकता थोड़े जानते हैं, आप लोग तो सिर्फ पर्दा के आगे जानते हैं, पर्दा के पीछे बहुत घटना घटित हुआ होता है, समझ गए, कुछ भी। ठीक है, अजीब हाल। नहीं जानते तो कम से कम मुंह तो बंद रखिएगा, नहीं हम बोलबे करेंगे, समझे। बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे जब ना समझ में आए तो मुंह बंद रखो, सामने वाला का सुनो। और एक बात आप जान लीजिए, अपने भीतर सुनने का कैपेसिटी डेवलप कीजिए, बोलिए कम सुनिए ज्यादा। हमारे में क्या, हम क्लास में ही हम सिर्फ बोलते हैं, बाद बाकी टाइम हम लोग का सुनबे करते हैं, समझ गए। क्लास में हम बोलेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है ना, क्लास में हमने बोलेंगे आप लोग आतंकवादी बन जाइएगा। चलिए, तो आ जाइए, अब पढ़ते हैं। और वो लाइब्रेरी वाला रिजल्ट तैयार है, हम ही इश्यू नहीं कर रहे हैं, समझ गए। कहे कि छठ में स्टाफ सबसे भी बात नहीं की, तो भागेगा तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगा, तो लाइब्रेरी के बाद अलाउ हो जाएगा उन लोगों को। तो छठ के बाद हाँ रिजल्ट तैयार है, जब मन होगा तब जारी कर देंगे। ठीक है, बोर्ड हम ना है तो हमारे मन अनुसार ना चलेगा। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, भारत तो देश है, यहां पर जिस शब्द को हमें समझना है वह शब्द है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इसको आगे हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम मानव वृक्ष लगाते हैं, हम मानव आम का वृक्ष लगाते हैं, लीची लगाते हैं, लीची का बागान लगाते हैं, पपीता का बागान लगाते हैं, अंगूर का बागान लगाते हैं। हम मानव कटहल का वृक्ष लगाते हैं। मानव जन्म से स्वार्थी होता है, मानव जो बच्चा पैदा करता है ना उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। जो औरत बच्चा को जन्म देती है उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। क्या स्वार्थ छिपा हुआ है? स्वार्थ यह छिपा हुआ है कि समाज उसको बांझ ना कहे, और पुरुष इसलिए बच्चा पैदा करना चाहता है कि समाज उसको निसंतान ना कहे, तो बच्चा पैदा करने में भी स्वार्थ छिपा हुआ है। मानव जन्म से ही स्वार्थी होता है, हम हो, आप हो, या कोई भी हो, एनीबॉडी, संसार का कोई भी आदमी हो, सब स्वार्थी है। तो जन्म से ही हम सभी स्वार्थी हैं, स्वार्थी हम पैदा ही हुए हैं, किसी के स्वार्थ के कारण हमारा जन्म हुआ है। तो मानव जो पेड़ पौधा लगाता है, मानव जो वृक्ष लगाता है, मानव जो वृक्ष लगाता है, मानव जो पेड़ पौधा लगाता है, वो अपने लाभ के लिए लगाता है। आम खाना है तो आम का वृक्ष लगाएगा, लीची खाना है लीची का वृक्ष लगाएगा, व्यापार करना है तो साल सागवान शीशम का वृक्ष लगाएगा कि ताकि उससे व्यापार हो सके, उससे रुपया पैसा आ सके। तो मानवीय हस्तक्षेप से पेड़ पौधा वृक्ष लगाया जाता है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन गांधी मैदान में जो घास उग जाता है कोई लगाने जाता है? कोई नहीं लगाने जाता है। या मोइनुल हक स्टेडियम जाइएगा तो उसमें बहुत सारा वृक्ष लगा हुआ है, क्या कोई लगाया है जाकर के? नहीं, कोई नहीं लगाया है। एक बात आप हमको बताइए, आप मानव हैं, आप एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, आप अपने गांव में, अपने समाज में, अपने आसपास में देखिए, आपके आसपास, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके टोला मोहल्ला में कुछ वृक्ष, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होंगे, कुछ वृक्ष, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होंगे जो मानवीय हस्तक्षेप से लगाया गया होगा, जो मानव के द्वारा लगाया गया होगा। लेकिन कुछ वृक्ष, कुछ पेड़ पौधे, कुछ घास ऐसे होंगे जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप लग गया होगा। आप अपने आड़ी बाड़ी में देखिए, आड़ी बाड़ी मतलब, आड़ी बाड़ी मतलब आप अपने घर के आगे पीछे नया शब्द देखो बन गया, आड़ी बाड़ी। तो अचानक ही शब्द आया आड़ी बाड़ी। हम लोग की तरफ जो है घर के पीछे वाले को बाड़ी कहा जाता है, बाड़ी कहा जाता है, उसमें एक आड़ी शब्द जुड़ गया। तो आप अपने घर के आगे पीछे देखिएगा तो कुछ वृक्ष अपने आप लग जाते हैं, लगते हैं या नहीं लगते? बताइए। अब आप लोग हमेशा हवाई यात्रा में रहते होंगे तब तो आपको ये सब पता नहीं होगा, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में आप रहते होंगे तब आपको पता नहीं होगा। अगर आप भारतीय समाज से बिलोंग करते हैं, टोला मोहल्ला ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप शुद्ध देसी हैं, हाइब्रिड बच्चा अगर आप नहीं है, अगर आप शुद्ध देसी बच्चा है, गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे शहर के बच्चा को बहुत कुछ पता नहीं होता है, गांव के बच्चा को सब कुछ पता होता है। तो आप देखते होंगे कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के, मतलब बिना आपके हस्तक्षेप के, क्या हो रहा है? हाँ तो बड़ा, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप जो वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि लग जाते हैं उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। आपके घर के
आगे पीछे बिना आपके हस्तक्षेप के जो वृक्ष लग जाते हैं, जो पेड़ पौधा लग जाते हैं, उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जब आपके बिना हस्तक्षेप के लगा है, मानव के बिना हस्तक्षेप के लगा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने, नेचर ने, प्रकृति ने मतलब नेचर ने उस वृक्ष को जन्म दिया, उस पेड़ पौधा को जन्म दिया। तो प्रकृति ने या नेचर ने जो वृक्ष को जन्म दिया, घास को जन्म दिया, पेड़ पौधा को जन्म दिया, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। कुछ समझे नहीं समझे? समझ गए ना? तो मानव जो पेड़ पौधा लगाता है उसमें अपना स्वार्थ छिपा हुआ होता है। वो आम खाने के लिए, लीची खाने के लिए, कटहल खाने के लिए, अमरूद खाने के लिए मानव लगाता है, खाने के लिए मानव लगाता है। लेकिन 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 इससे इतर, इससे अलग, बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो वृक्ष पेड़ पौधे लग जाते हैं, लगाए नहीं जाते हैं, लग जाते हैं। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और जो सोच करके प्यार करता है वो प्यार होता ही नहीं है, समझ गए? वो तो सिर्फ, चलिए अब आइए, तो बीच में आप लोग टोका टोकी मत कीजिए महाराज। बोले नहीं जानते तो कम से कम सुनिए। बोलता है लगाए जाते हैं। जब लगा दिया गया तब तो प्राकृतिक वनस्पति हुआ ही नहीं। जब जानबूझ करके सुंदर लड़की को देख करके उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए, ये प्यार थोड़े हुआ? नहीं, समझ गए? कहां थे आप? बताइए कितना बढ़िया बढ़िया चीज आप मिस कर गए। तो लगाया नहीं जाता है, बल्कि अपने आप लग जाता है, समझे? हाँ, तो समझे प्राकृतिक वनस्पति? हाँ या ना? एग्जांपल सब ऐसा दिया है, इस एग्जांपल पर नहीं समझिएगा तब कैसे समझिएगा? जानते हैं ये चैप्टर जो है, जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो इस चैप्टर का नाम ही सुनकर हम भड़क जाते थे कि प्राकृतिक वनस्पति का है। लेकिन जब पढ़ाने लगे तब ये चैप्टर हमको समझ में आया। जब पढ़ते थे तब तक हमको समझ में नहीं आया था ये चैप्टर, सिर्फ रट लेते थे, समझ गए? क्वेश्चन चैप्टर से हमेशा आता था, इसलिए रटना जरूरी था। लेकिन अब समझ में भी आता है। भाई कहां थे आप? ससुराल गए हुए थे? ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए, ससुराल गए हुए थे, कोई बात नहीं। चलिए, तो समझ में आया प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिए एक बात आप समझिएगा, प्राकृतिक वनस्पति और देखिए वनस्पति शब्द जो है, वनस्पति का मतलब क्या जानते हैं? पेड़ पौधा, वृक्ष। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, वृक्ष। वनस्पति शब्द हमको दिमाग खराब कर देता था, लेकिन आपको दिमाग खराब नहीं होने देंगे। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा या वृक्ष। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा या, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा या, समझ गए? चलिए देखिए, वनस्पति यानी पेड़ पौधा का उगना, वनस्पति यानी पेड़ पौधा का उगना। पेड़ पौधा का उगना जो है किस पर निर्भर करता है जानते हैं? किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधा का उगना, पेड़ पौधा का अपने आप लगना वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा यानी रेन, यानी बारिश का होना, पानी का ऊपर से गिरना, ऊपर से मतलब ऊपर ना, बादल से। तो वनस्पति वर्षा के ऊपर निर्भर करता है, जैसे जलवायु तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है, बताया। जैसे जलवायु तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से जो वनस्पति है, वनस्पति वर्षा पर निर्भर करता है, वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में जितना अधिक वर्षा, उस क्षेत्र में उतना सघन वनस्पति। सघन विरल समझते हैं? नहीं समझते हैं तो समझिए। जब सुनिए ना, समझा रहे हैं? सघन, जब बैच शुरू होता है, एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन डेमो देते हैं, कितना भीड़ रहता है, वो सघन हो गया। और अभी देखिए, अभी मतलब है बच्चा, लेकिन जो है आपको कुछ खाली है, विरल हो गया। मतलब सघन मतलब एकदम बैठने के लिए तनिक जगह ना मिले, खड़ा होने के लिए जगह ना मिले, हमको स्टेज तक आने में 15 मिनट लग जाए, सघन का मतलब ही। और विरल का मतलब हमें 2 सेकंड में स्टेज पर आ गए, विरल हो गया क्लासरूम। सघन विरल तो समझिए गए होंगे। चलिए, तो जिस क्षेत्र में जितना अधिक वर्षा, उस क्षेत्र में वन उतना सघन। जिस क्षेत्र में जितना कम वर्षा, उस क्षेत्र में उतना कम वन, उतना कम वन, उस क्षेत्र में उतना कम वन। और देखिए, जैसे मानव का शरीर है, मानव शरीर में फेफड़ा है, फेफड़ा है, फेफड़ा का कोई काम है कि नहीं? वो काम है। मानव शरीर में जो काम फेफड़ा का है, वही काम हमारे एनवायरमेंट में वन का होता है, वनस्पति का होता है, वनस्पति का होता है, पेड़ पौधा का होता है, वृक्ष का होता है। अगर मान लिया जाए हमारे शरीर से, आपके शरीर से, उसको उठा करके लाना चाहिए, यहां पे नहाने गया, उसको बोलते हमको दर्शन दे देता, फिर नहाने जाता, निंदे में था। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाइए। चलिए सुनिए समझिए। तो जब, हाँ, जैसे मान लिया जाए हमारे शरीर से फेफड़ा निकाल लिया जाएगा, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अरे महाराज, जब नाखून काटते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ब्लड निकलने लगता है, कितना दर्द देता है। दाहिना हाथ है तो खाने तक में परेशानी होता है ना जी? बताइए, थोड़ा कटने से इतना दर्द होता है, अब फेफड़ा निकाल लीजिएगा तो आदमी बचेगा? नहीं बचेगा, एकदम नहीं बच सकता है आदमी। उसी प्रकार से अगर हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे वातावरण से, हमारे आसपास के क्षेत्रों से वन
को हटा दिया जाए, एकदम 100% वन का सफाया कर दिया जाए, 100% वन का सफाया कर दिया जाए, मानव सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, आप मर जाइएगा। तो बिना वन के, बिना वनस्पति के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, एकदम नहीं, कभी नहीं। इसलिए कभी भी हम मानव का यह प्रयास होना चाहिए कि हम किसी वृक्ष को काटे नहीं, बल्कि हम और वृक्ष लगाए, और हर किसी को वृक्ष लगाना चाहिए। कम से कम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा काम तो करिए सकते हैं, भले अपने स्वार्थ के लिए ही आने लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। वृक्ष, पेड़ पौधा आवश्यक है प्रकृति के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और हम सब के लिए भी आवश्यक है। और जैसे स्वस्थ रहने के लिए संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, पानी, हर चीज आवश्यक है, हर चीज आवश्यक है। वैसे ही पर्यावरणीय संतुलन बनी रहे, इसको लेकर संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी पर्यावरणीय संतुलन बनी रहे, इसको लेकर भारत के भी कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। अगर 33% भूभाग पर वन है तो पर्यावरणीय संतुलन बनी रहेगी, तब ना भूकंप आएगा, ना अन्य प्राकृतिक आपदा, ना गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी नहीं होगी, जो ग्लोबल वार्मिंग आज के डेट में वैश्विक समस्या है। अब कहिएगा ग्लोबल वार्मिंग ये शब्द सुनते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये सब तो आप सुनते होंगे। सरल भाषा में, ऐसे तो इसको काफी विस्तार पूर्वक समझाया जा सकता है, लेकिन इसमें हम जाएंगे नहीं अभी। सरल भाषा में एक लाइन में समझे तो वैश्विक स्तर पर जो पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अरे आप समझिए ना, जब आपको बुखार आता है, 102 डिग्री है, 103 डिग्री है, 104 डिग्री है, क्या स्थिति होता है आप पूरा सोच करके देखिए। आप, हम तो हाल फिलहाल में फील किए हैं दशहरा में, क्या स्थिति होता है। दशहरा में हमको 104 डिग्री तक था, तो क्या स्थिति होता है थोड़ा फील कीजिए, पता चल जाएगा आपको, या जिसको हाल फिलहाल में हुआ है थोड़ा पता कीजिए। एक सिंगल आपको अगर होता है बुखार, तो आपका क्या स्थिति होता है। अगर मान लिया जाए पूरा विश्व का तापमान ही बढ़ जाता है, पूरा विश्व का तापमान बढ़ जाता है, तो लोग सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वृक्ष, पेड़ पौधा यानी वनस्पति जरूरी है, जरूरी है। अंग्रेजों के भारत आगमन से पहले भारत में 33% से ज्यादा वनस्पति था, लेकिन जब अंग्रेज आया, अंग्रेज कौन था, अंग्रेज व्यापारी था। अंग्रेज भारतीय जंगल को काटा, भारतीय जंगल को काटा, वहां से खनिज संसाधन निकाला, भारतीय जंगलों का अंग्रेजों ने दोहन किया। जब अंग्रेज जा रहा था तो बहुत अधिक वन काट कर अंग्रेज गया था। अंग्रेज हम लोगों को हर स्तर पर क्षति पहुंचाया था, हर स्तर पर, जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं उस स्तर तक पर अंग्रेज भारत को क्षति पहुंचा कर गया है। और भारत के लोग ही ऐसे हैं, भारत की सरकार ही ऐसी रही है, जिस वजह से भारत आज के डेट में ठीक ठाक स्थिति में है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश भारत बन गया है। तो इसमें हमारे पूर्व के सरकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल 70 साल में किया क्या है, बेस तो वही तैयार किया है, बेस तो वही तैयार किया है। जवाहरलाल नेहरू को भारत का राष्ट्र निर्माता माना जाता है महाराज, उसने बेस तैयार किया, उसने भारत की नींव रखी, और भारत की मजबूत नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी है। और हम आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू का विरोध किसी भारतवासी को नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी तक को नहीं करना चाहिए। मोदी जी अगर करते हैं तो बेवकूफी करते हैं हमारे ख्याल से, जहां तक हमारा अपना मानना है। बिल्डिंग 4 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला बनाना बड़ी बात ना है, उसका बेस होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने देश के बेस को तैयार किया। कुछ नहीं था, देश भूखा नंगा था, कुछ नहीं था भारत के पास, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं कि देश लूट करके उनका परिवार जो है इतना धन संपत्ति वाला, ना, ऐसा कोई बात नहीं है। खानदानी पैसा था जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील, बहुत धन संपत्ति वाला था, बहुत धन संपत्ति वाला था। वो किसी भी चीज का जवाहरलाल नेहरू को कोई कमी नहीं था, सबको ये लग रहा था जवाहरलाल नेहरू तो बहुत धन संपत्ति वाला है, पैतृक संपत्ति है उसके पास, तो ये तो राजा वाला सोच, राजा का सोच वाला नहीं हो जाएगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट तौर पर यह कहा, मैं राजा और राजतंत्र में विश्वास नहीं करता हूं, मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, और मैं भारतवर्ष में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं, क्योंकि भारत की हर समस्या का समाधान समाजवादी ही है। तो जब हमें आजादी मिली, उस समय भारत में 33% वन नहीं था, आज भी भारत में 33% वन नहीं है, और 33% वन आवश्यक है। तो आजादी के ठीक बाद भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आई। ऐसे प्रथम वन नीति वर्ष 1894 में ही, ब्रिटिश काल में ही आया था। वर्ष सुनिएगा आप इस बात को, यहां पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, और कंफ्यूजन होने नहीं देना है। स्वतंत्र भारत, आजाद भारत, अर्थात 1947 के बाद का भारत। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति वर्ष 1952 ईस्वी में आई, वर्ष 1952 ईस्वी में आई।
और उस वन नीति में संशोधन वर्ष 1988 ईस्वी में हुआ। उस वन नीति में संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ। आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, ये चैप्टर हम पूरा पढ़ा रहे हैं। आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन में पलट करके देख लीजिएगा, 17, 17, 24, 46, 22, 13 हर बार इस चैप्टर से प्रश्न रहा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कभी अछूता नहीं गया है, अछूता कभी नहीं गया, कभी अछूता नहीं गया, कभी अछूता नहीं गया। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 ईस्वी में आई, उसमें संशोधन वर्ष 1988 ईस्वी में हुआ है। आपसे पूछा गया, ये भी पूछा गया है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई है, उसमें संशोधन कब हुआ है? तो 1952 में आई है और उसमें संशोधन हुआ है 1988। 1988 है कहां? वो मीटिंग जैसा मन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दें, भारत की प्रथम वन नीति वर्ष 1894 ईस्वी में ही आई है। वर्ष 1894 ईस्वी में ही आई है, ब्रिटिश काल में ही आ गया था, परंतु स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई है 1952। तो अगर वन नीति से प्रश्न पूछे और कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब आई है महाराज, सुनिए ना, आप लोग अकबकाते हैं, पूरा सुनते हैं नहीं, अकबकाइए नहीं, तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा, हम तो पढ़ा करके चल जाएंगे। हमारा क्या है, भारत की वन नीति आई है, ऑप्शन सुनिए, 1952, 1957, 1958, 1960। 1952 मारना है, क्या मारना है? 1952। आगे, भारत की वन नीति आई है 1894, 1952, 1988, इनमें से कोई नहीं। 1894, दोनों ऑप्शन शामिल कर लिए। अब आगे ध्यान से, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आई है 1894, 1952, 1988, 1900। तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है, दोनों ऑप्शन रहे तब, तो दोनों ऑप्शन रहे तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर जाइए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या स्वतंत्र शब्द जोड़ा भी है? अगर स्वतंत्र शब्द नहीं जोड़ा है तो 1894, अगर स्वतंत्र शब्द जोड़ दिया है तो 1952। बात समझे हीरो सर? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो तीनों प्रश्न बोले हैं ऑप्शन के साथ, अगर ये तीन बात आपके दिमाग में चल गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और नहीं तो कंफ्यूजन है। अब देखिए, ठीक 1952, 1988, 1952 मारना है, क्या मारना है? 1952। आगे, भारत की वन नीति आई है 1894, 1952, 1988, इनमें से कोई नहीं। 1894, दोनों ऑप्शन शामिल कर लिए। अब आगे ध्यान से, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आई है 1894, 1952, 1988, 1900। तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है, दोनों ऑप्शन रहे तब, तो दोनों ऑप्शन रहे तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर जाइए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या स्वतंत्र शब्द जोड़ा भी है? अगर स्वतंत्र शब्द नहीं जोड़ा है तो 1894, अगर स्वतंत्र शब्द जोड़ दिया है तो 1952। बात समझे हीरो साहब? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो तीनों प्रश्न बोले हैं ऑप्शन के साथ, ब्रिटिश काल में ही आ गया था, परंतु स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई है 1952। 1900। तो अगर वन नीति से प्रश्न पूछे और कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब आई है महाराज, सुनिए ना, आप लोग तो अकबकाते हैं, पूरा सुनते हैं नहीं, अकबकाइए नहीं तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा, हम तो पढ़ा करके चल जाएंगे। हमारा क्या है, भारत की वन नीति आई है, ऑप्शन सुनिए अब, 1952, 1957, 1958, 1960। 1952 मारना है, क्या मारना है? 1952। आगे, भारत की वन नीति आई है 1894, 1952, 1988, इनमें से कोई नहीं। 1894, दोनों ऑप्शन शामिल कर लिए। अब आगे ध्यान से, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आई है 1894, 1952, 1988, 1900। तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है, दोनों ऑप्शन रहे तब, तो दोनों ऑप्शन रहे तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर जाइए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या स्वतंत्र शब्द जोड़ा भी है? अगर स्वतंत्र शब्द नहीं जोड़ा है तो 1894, अगर स्वतंत्र शब्द जोड़ दिया है तो 1952। बात समझे हीरो साहब? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो तीनों प्रश्न बोले हैं ऑप्शन के साथ, अगर ये तीन बात आपके दिमाग में चल गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और नहीं तो कंफ्यूजन है। अब देखिए, ठीक है, वन नीति के विषय में हमने आपको बतला दिया। भारत में वन में वृद्धि हो, वन आवरण में वृद्धि हो, इसको लेकर के कृषि वानिकी
कार्यक्रम चलाया गया, इसको लेकर के सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया गया। कृषि वानिकी मतलब गेहूं, चावल तथा अन्य फसल लगाने के साथ साथ उन खेतों में वन भी लगा देना, वृक्ष भी लगा देना, इसे कोई कृषि वानिकी कहा जाता है। मतलब हम जिस खेत में गेहूं उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, मूंग उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं, जूट उगा रहे हैं, कुछ भी उगा रहे हैं, उसमें धान गन्ना मक्का उगाते हुए उस खेत में कोई एक वृक्ष लगा दिए, उसी को कृषि वानिकी कहा जाता है। कृषि वानिकी का मतलब यही होता है। पूछा जाता है कृषि वानिकी क्या है, पूछा जाता है कृषि वानिकी क्या है। तो कृषि वानिकी मतलब फसल उगाने के साथ साथ वृक्ष लगा देना, कृषि वानिकी। अब एक होता है सामाजिक वानिकी। आप अपने गांव, टोला, मोहल्ला में देखेंगे कि बहुत सारे जमीन खाली पड़े हुए हैं। उन खाली पड़े जमीनों पर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आपसी सहमति से वृक्ष लगा देते हैं, उसी को तो ही सामाजिक वानिकी कहा जाता है। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1978 ईस्वी से हुई है और वर्ष 1980 ईस्वी में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बनाया गया। हमारे ख्याल से आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी क्या है, हमारे ख्याल से, जहां तक हमें स्मरण है। अब किसमें पूछा है हमको पता नहीं है, लेकिन 1717 से जो लगातार बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है उसमें यह प्रश्न पूछा है, सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी के मूल चीज को अगर आप समझ जाइएगा तो भाषा कुछ भी रहेगा तो आप बना दीजिएगा। एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में या कहीं भी खाली पड़े जमीन, बंजर जमीन जिसका कोई उपयोग नहीं है, उस पर समाज के लोग आपसी सहमति बनाकर जो वृक्ष या वन लगा देता है उसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1978 ईस्वी से हुई है और इसे 1980 ईस्वी से छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। आशा करते हैं आप ये सब बात समझे होंगे, हाँ या ना, समझ गए ना। अब देखिएगा कि हमने आपको बतलाया है कि वर्षा पर प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करता है। तो वर्षा के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति कई प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। कहां से ही आया है वो, कहां से? अच्छा, चलिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सबाना वनस्पति, शुष्क कटीली वनस्पति, शुष्क कटीली वनस्पति, सबाना वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति। ये तमाम वनस्पति है। कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के वृक्ष है, कौन मरुस्थलीय वनस्पति के वृक्ष है, कौन सबाना वनस्पति के वृक्ष है, कौन शुष्क पर्णपाती वनस्पति के वृक्ष है। ये सब चीज आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहां कौन वनस्पति पाया जाता है, जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है वहां कौन वनस्पति पाया जाता है। यह सब चीज आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आगे ये चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड पे लिखेंगे, आराम से हर बात आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां तक परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण, संभलता ना है जी, लड़की पे जानते हैं पूरा परिवार डिपेंड होता है जी, ठीक है। शादी भी आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, समझिएगा। अगर बीबी अच्छी रही तो घर बहुत बढ़िया, अगर बीबी अकलोल बकलोल मिल गई तब आ रहिएगा जीवन भर। संभालिए अपने आप को, समझ गए। आप पे पूरा परिवार डिपेंड होगा, समझे। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, वो नोट नहीं संभलता है।
पता कैसे चलेगा? हमको लेकर जाइएगा बरतुहारी में, हम बढ़िया खोज देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब। उष्ण कटिबंधीय चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जो बताए हैं उसमें कुछ चीज परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जो कुछ चीज परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है हम क्वेश्चन बोलते हैं, आप आंसर बोलिएगा, मुंह खोलिएगा, और जो आंख बंद करके सो रहे हैं वो जग जाइए, नहीं तो नानी याद हम दिला देंगे तुरंत। ठीक है, एक चप्पल लगेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएगा। ठीक है, इस बार हम सोते हुए देख लिए, पक्का हम स्टेज पे बुला के चप्पल से मारेंगे और भी गाल में मारेंगे हम, क्या हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, सुनिए, बताइए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33। प्रथम वन नीति कब आई? 1894। प्रथम वन नीति कब आई है? 1894। 1894। आगे बताइएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई? 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन कब हुआ? 1988। 1900 और राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन का विस्तार करना है। वन का विस्तार करना है। इसके बाद कृषि करने के साथ साथ खेतों में जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाए? कृषि वानिकी। इसके बाद सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? 1900। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का अंग बना? छठी ना। चलिए ठीक है, और एक बात ध्यान से याद रखिएगा कि वर्तमान में अगर अपने देश भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है और सबसे कम वन है हरियाणा में। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में, याद रखिएगा ये बात भी। और हमको लगता है आपके बिहार दरोगा परीक्षा में ये पूछा है सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो आंसर होता मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? सबसे कम। देखिए ये तो क्षेत्रफल के आधार पर, कौन आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर ये बात है। वही प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन मिजोरम में और सबसे कम हरियाणा में। सबसे कम, तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन कौन राज्य में? मिजोरम। कौन राज्य में? प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन कौन राज्य में? और सबसे कम और जो केंद्र शासित प्रदेश है, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन है लक्षद्वीप में और सबसे कम है लद्दाख में। सबसे कम है प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन कौन केंद्र शासित? लक्षद्वीप में। किसमें? और सबसे कम। क्लियर है ये बात? याद हुआ नहीं इतना? इसके बाद जो है आपको भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो यह आपको देहरादून में, यह आपको देहरा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरा। अभी तक जितना बताए हैं ना, इसमें से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा चुका है हम आपको अवगत करवा देते हैं। इसी से आपको अनुमान लग जाएगा कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां है? दूसरा, सबसे ज्यादा वन कौन राज्य में है? तीसरा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम क्या है? चौथा, भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधन कब हुए? समझ रहे हैं? तो इतना तक जो क्लास हो रहा था आपको तो लग रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन देख लीजिए क्या हो रहा है। जितना पढ़ाए उसमें से 4 को क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। चाय मंगाइए, तो चाय मंगाइए। सुनिए ना, और थोड़ा कहिएगा चीनी कम देगा, चीनी बहुत दे देता है। ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा, आगे समझिएगा। अब हमने आपको बताया है कि जो आपको वन है, आपको जो वन है वह वर्षा पर निर्भर करता है, वनस्पति है वह वर्षा पर निर्भर करता है, वनस्पति है वर्षा पर निर्भर करता है। तो एक है आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को सदाबहार वनस्पति भी कहते हैं। इसे सदाबहार वनस्पति क्यों कहते हैं? तो इसे सदाबहार वनस्पति इसलिए कहते हैं, इसे सदाबहार वनस्पति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वृक्ष होते हैं उस वृक्ष के पत्ते सदा हरा भरा होता है, हमेशा हरा भरा होता है, हमेशा हरा भरा होता है, सालों भर हरा भरा होता है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे, बांस। बांस एक घास है और सबसे बड़ा घास बांस ही है। बांस से तो आप सब लोग अवगत होंगे, नहीं अवगत हैं? एकदम अवगत होंगे आप। बताइए, बांस सालों भर आप अवलोकन कीजिए, उसका पत्ता सालों भर हरा भरा रहता है? नहीं रहता है, एकदम रहता है। समझ गए? तो यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को सदाबहार वनस्पति भी कहते हैं, इवर ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। समझ गए? मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन में हम बोलते होंगे सदाबहार क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, इसका मतलब ये होता है साल भर में होने वाले किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। समझ गए? हमेशा पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जा सकता है, इसका ये मतलब होता है। अब समझिएगा कि भारत या विश्व,
छोड़िए, विश्व छोड़िए, विश्व को गोली मारिए, विश्व में कुछ हो रहा है, हमको क्या मतलब। चलिए, भारत, भारत का वैसा भूभाग, भारत का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होता है। भारत का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, भारत का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। भारत का वैसा भूभाग, फिर से सुनिएगा, भारत का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। अब भारत के किस भूभाग में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? देखिए, जो आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, इसलिए इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। फिर आपको जो उत्तरी पूर्वी हिमालय है या जो पूर्वांचल हिमालय है, यहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। फिर आपको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन तमाम क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। इन सभी क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। इन सभी क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। इन क्षेत्रों में ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है, घर। और इस वनस्पति के जो वृक्ष होते हैं, इस वनस्पति में जो वन होते हैं वह सघन होता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से इस वनस्पति के वन का कोई महत्व नहीं होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस वनस्पति के वन का कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है। और इस वनस्पति के वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। इस वनस्पति के वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। मतलब सबसे ज्यादा सघन वन इसी क्षेत्र में मिलता है, वही उत्पादकता अधिक होता है, मतलब अधिक। समझिए, जैसे मान लिया जाए कि उत्पादकता का मतलब अंग्रेजी प्रोडक्टिविटी, उसका अंग्रेजी होता है प्रोडक्टिविटी। कैसे कहा जाए, क्या समझे? जैसे मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन याद कर लिया। कोई स्टूडेंट है 1 घंटा में 10 क्वेश्चन याद किया। जो स्टूडेंट 1 घंटा में 100 क्वेश्चन याद किया, उसकी उत्पादकता अधिक है। जो स्टूडेंट 1 घंटा में 10 क्वेश्चन याद किया, उसकी उत्पादकता कम है। उत्पादकता का मतलब समझ रहे हैं? तो इस वनस्पति की जो उत्पादकता होती है वह अधिक होती है। मतलब इस वनस्पति में बहुत सघन वन देखने को मिलते हैं, बहुत सघन वन देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के जो प्रमुख उदाहरण है, इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष या उदाहरण बांस, रबर, सिनकोना, आबनूस, रोजवुड, उसके बाद रोजवुड, ये सभी इस वनस्पति के वृक्ष हैं। अब कैसा होता है रबर का वृक्ष, कैसा होता है सिनकोना का वृक्ष, कैसा होता है आबनूस का वृक्ष, कैसा होता है रोजवुड का वृक्ष, ये हम दिखाने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ये वृक्ष है। याद कर लेना है कि जो रोजवुड, आबनूस, सिनकोना, रबर, बांस है, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के वृक्ष हैं। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, एकदम जरूरी है, महा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी तक आपके बिहार दरोगा परीक्षा में हमारे ख्याल से एग्जाम्पल से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब परीक्षा एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा है और हमेशा पूछता है। तो आपके बिहार दरोगा परीक्षा में इसके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, तरीका क्या होगा? यहां से प्रश्न पूछने का तरीका यह होगा कि बांस किस प्रकार के वनस्पति के वृक्ष हैं। तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। क्लियर है ये बात? समझ में आया जी कुछ? हाँ। इसके बाद अब आगे आइएगा, दूसरा है आपको, दूसरा अगर आप देखिएगा तो दूसरा है आपको अर्ध सदाबहार वनस्पति। अर्ध सदाबहार वनस्पति भारत का वैसा भूभाग जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है। भारत का वैसा भूभाग जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को ही अर्ध सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। और जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार से उसी क्षेत्र में यह वनस्पति भी पाई जाती है। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति और अर्ध सदाबहार वनस्पति सेम एरिया में पाया जाता है, सेम क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब पश्चिमी घाट वाले इलाका में, पूर्वी हिमालय में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति और अर्ध सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है। इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं, साइडर, होलक, केल, ईटीसी, ये सभी जो है आपको अर्ध सदाबहार वनस्पति के वृक्ष हैं। ये सभी अर्ध सदाबहार वनस्पति के वृक्ष हैं या उसके उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। अगला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र
पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। देखिए भारत का वैसा भूभाग जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, भारत का वैसा भूभाग जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति को ही उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा, भारत में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा यही वनस्पति पाई जाती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति ही भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हल्ला क्या कर रहे? भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति ही पाई जाती है। यह बात याद रखना आवश्यक है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यह बात आपको याद रखना आवश्यक है। भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि भारत के अधिकतर भूभाग में, भारत के अधिकतर भूभाग में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में ही वर्षा होता है। यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के ही पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, इन सभी राज्यों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति ही पाया जाता है। यहां पर एक बात तो यह याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाया जाता है। साथ ही साथ इस बात को भी याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा ये तो पाई जाती है, साथ ही साथ इस बात को भी याद रखना है कि जो अपना बिहार है, अपने बिहार में भी सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति ही पाई जाती। क्लियर है? अब इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं, आपको सागवान, शीशम, साल, इटीसी, ये सब इस वनस्पति के वृक्ष हैं। और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के वृक्ष होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से इसका महत्व होता है। सागवान का, शीशम का, साल का, इस सब का उपयोग भारतीय रेलवे में भी होता है। इस सब का उपयोग घर में जो फर्नीचर आप लगाते हैं, जो पलंग हो गया तथा अन्य डाइनिंग टेबल हो गया, टी टेबल हो गया, या जो भी है, उन सभी में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसका महत्व ज्यादा है। इसके बाद अगला है आपको शुष्क पर्णपाती वनस्पति। शुष्क पर्णपाती वनस्पति की अगर हम बात करें तो भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसे ही हम लोग कहते हैं शुष्क पर्णपाती वनस्पति। इसके प्रमुख उदाहरण क्या क्या है जी? इसके प्रमुख उदाहरण है खेर, खजूर, बेल, ये सब शुष्क पर्णपाती वनस्पति के उदाहरण हैं। खजूर नहीं होगा ना, खजूर नहीं होगा, खजूर तो कटीली में आ जाएगा। खैर हो गया, तेंदू, बेल, ये सब जो है आपको शुष्क पर्णपाती वनस्पति के उदाहरण हैं। इसके बाद आपको शुष्क कटीली वनस्पति, इसके बाद अगला है आपको शुष्क कटीली वनस्पति। शुष्क कटीली वनस्पति की अगर हम बात करें तो जो शुष्क कटीली वनस्पति है, भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति शुष्क कटीली वनस्पति कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण है खजूर, बबूल, इटीसी, ये सब जो है आपको शुष्क कटीली वनस्पति के उदाहरण है। इसके बाद अगला है आपको सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति भारत का वैसा भूभाग जहां 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति को सवाना वनस्पति कहते हैं। जो छोटे छोटे घास होते हैं, छोटे छोटे घास को ही जो है आपको सवाना वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आगे है आपको मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति की अगर आप बात करेंगे तो भारत का वैसा भूभाग जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, भारत का वैसा भूभाग जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति को मरुस्थलीय वनस्पति कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है नागफनी, अकासिया इत्यादि। नागफनी, अकासिया इत्यादि। देखिए इसके एग्जांपल और हम दे सकते थे, लेकिन चुनिंदा एग्जांपल हमने आपको दिया और नोट में भी चुनिंदा एग्जांपल ही है जिसके पूछने की संभावना परीक्षा में है, पूछने की संभावना है। अब देखिए जो भी हमने आपको एग्जांपल दिया, खैर, खजूर, बेर, बबूर, नागफनी, अकासिया, रोजवुड, आबनूस, शीशम, सागवान, साल, ये सभी
वृक्ष है, ये सभी वृक्ष है, जैसे आम का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष है, लीची है, अमरूद है, उसी प्रकार से जो है ये सभी वृक्ष हैं। अब ये भी जो एग्जांपल है समझ गए, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। सागवान क्या है, शीशम क्या है, साल क्या है, रोजवुड क्या है, अमरूद क्या है, अकासिया क्या है, नागफनी क्या है, तो ये सब वृक्ष है, ये सब वृक्ष है। क्या है, जैसे आम वृक्ष है, कटहल वृक्ष है, लीची वृक्ष है, अमरूद का वृक्ष है, उसी प्रकार से जो है ये सब जो है आपको वृक्ष है, ये सब का उदाहरण जो है आपको याद रखना जरूरी है। समझ गए, उदाहरण याद रखना एकदम जरूरी है, महा जरूरी है। तो नोट में इस सब बात का जिक्र तो है ही। तो अब इसको करना क्या है, इसको हम लोगों को कर लेना है याद। क्या कर लेना है, याद। इसको हम लोगों को याद करना है, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे करते हैं याद। चलिए आइएगा। भारत का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? भारत का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण कौन कौन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण कौन कौन है? सबसे बड़ा घास कौन है? अच्छा एक बात बताइएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहां कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहां कहां पाई? सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन वनस्पति का होता है? सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन वनस्पति का होता है? उष्णकटिबंधीय। सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन वनस्पति का? किसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाए? किसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाए? अंडमान। अंडमान, क्लियर है ये बात? चलिए आगे बताइएगा, भारत का वैसा भूभाग जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? अर्ध। भारत का वैसा भूभाग जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? अर्ध सदाबहार वनस्पति। इसके प्रमुख उदाहरण है, इसके प्रमुख उदाहरण है। चलिए, भारत का वैसा भूभाग जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां कौन सी वनस्पति पाई? कौन सी वनस्पति? चलिए इसके प्रमुख उदाहरण। भारत में सबसे ज्यादा कौन वनस्पति? भारत में सबसे ज्यादा कौन वनस्पति? बिहार में सबसे ज्यादा कौन वनस्पति? क्लियर? भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पाई जाती है, वहां कौन वनस्पति? शुष्क। भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां कौन वनस्पति? शुष्क। इसके प्रमुख उदाहरण, इसके प्रमुख उदाहरण। भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां कौन वनस्पति? भारत का वैसा भूभाग जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां कौन वनस्पति? इसका उदाहरण है, उदाहरण है भारत का वैसा भूभाग जहां 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां कौन वनस्पति? कौन वनस्पति? सवाना वनस्पति के अंदर क्या आता है? छोटे छोटे। भारत का वैसा भूभाग जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां कौन वनस्पति पाई? कौन वनस्पति? मरुस्थलीय वनस्पति के प्रमुख उदाहरण, मरुस्थलीय वनस्पति के प्रमुख उदाहरण नागफनी और क्लियर है? और ये सब नागफनी, रोजवुड, आबनूस, खैर, खजूर, बैर, बबूर, तेंदू, ये सब क्या है? ये सब समझाने की जरूरत है ना? ये सब वृक्ष ना है, क्लियर है ना? आगे बढ़ना जाए। देखिए, इन वनस्पतियों से इतर, इतर का मतलब होता है अलग, अलग, अलग। इन वनस्पतियों से इतर या अलग एक ज्वारीय वनस्पति होता है, एक ज्वारीय वनस्पति होता है, ज्वारीय वनस्पति होता है। तो ज्वारीय वनस्पति क्या होता है? ज्वारीय वनस्पति कहां पाया जाता है, इस बात को समझना है। देखिए, ज्वारीय वनस्पति क्या होता है और कहां पाया जाता है, इस बात को समझना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आए हैं, समझे? देखिए एक बात आप समझिए, एक बात बताइए, हो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या सिर्फ वनस्पति स्थलीय भाग में ही देखने को मिलता है? क्या जलीय भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती? ये बात बताइए। वनस्पति यानी वृक्ष यानी पेड़ पौधे स्थलीय भाग में तो पाई ही जाती है, जलीय भाग में भी पाई जाती है, जलीय भाग में भी पाई जाती है। कभी समुद्र में जाइएगा, नदी में जाइएगा, स्वच्छ पानी में, पानी स्थिर रहे, स्वच्छ पानी रहे, नीचे देखिएगा तो आपको छोटा छोटा वृक्ष नजर आएगा। कभी गए? गए कभी? नहीं गए? हाँ, आप लोग अमेरिका के टेक्सास प्रांत के, तो कहां से जाइएगा? तो ये बतला करके हम ये समझाना चाह रहे थे कि वनस्पति यानी वृक्ष, पेड़, पौधा सिर्फ स्थलीय भाग में नहीं बल्कि जलीय भाग में भी पाई जाती है। कुछ दिमाग में जा रहा है? वनस्पति यानी पेड़, पौधा, वृक्ष सिर्फ स्थलीय भाग में होता है, जलीय भाग में होता है? दोनों भाग में होता है, आया ना? क्लियर? हाँ, अब आगे समझिएगा। तो ज्वारीय वनस्पति क्या है? ज्वार भाटा समझते हैं ना जी? समुद्र जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा ना? अच्छा, ज्वार भाटा उत्तर प्रदेश में आएगा, बिहार में आएगा, गुजरात में आएगा, हाँ, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि समुद्री राज्य ही सब ना है जी। तो ज्वार भाटा आएगा कहां? जो समुद्री तट पर आएगा, जो समुद्री राज्य वहां आएगा। तो बिहार उत्तर प्रदेश में तो आएगा नहीं। बात क्लियर है वो सब? क्लियर ना? तो देखिए होता क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र में ज्वार की उत्पत्ति होती है, जल ऊपर की ओर उठता है, और जल समुद्र तटीय राज्य में ऊपर की ओर उठता है और स्थलीय भाग में जल प्रवेश करता है। तो स्थलीय भाग में जब जल प्रवेश करता है
तो वनस्पति तो वर्षा पर निर्भर करता है, जैसे जलवायु तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। वन वर्षा पर निर्भर करता है, वन पानी पर निर्भर करता है। वर्षा यानी पानी, पानी पानी, ठीक है, पानी। वर्षा के मौसम में आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वर्षा के मौसम में आप गांधी मैदान घूमने जाइएगा, हरा भरा नजर आएगा, और वही गर्मी के मौसम में जाइएगा, घास सूखा हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वनस्पति पानी यानी जल, जल पर निर्भर करता है, हाँ या ना? आए एकदम से हाँ, एकदम से हाँ। तो ज्वारीय जल जो समुद्र तटीय राज्य में आता है, ज्वारीय जल जो समुद्र तटीय राज्य में प्रवेश करता है, उससे समुद्र तटीय राज्य में जो वनस्पति का विकास होता है, उसी वनस्पति को ज्वारीय वनस्पति कहते हैं। और ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है सुंदरी, मैनग्रोव, ये सभी वृक्ष ही है। जैसे अकासिया, नागफनी वृक्ष है, उसी प्रकार से जो है ये सभी वृक्ष ही है, ये सभी वृक्ष ही है। तो एक बात तो स्पष्ट हो रहा होगा कि ज्वारीय वनस्पति कहां पाई जाती होगी? तो ज्वारीय वनस्पति समुद्र तटीय राज्य में पाई जाती होगी। और ज्वारीय वनस्पति के जैसे आपने मरुस्थलीय वनस्पति के प्रमुख उदाहरण अकासिया, नागफनी, कटीली वनस्पति के प्रमुख उदाहरण खजूर, बबूल, वैसे ही ज्वारीय वनस्पति के दो प्रमुख वृक्ष है सुंदरी और मैनग्रोव, सुंदरी और मैनग्रोव। अब जो ज्वारीय वनस्पति होता है वह स्थलीय वनस्पति और जलीय वनस्पति या समुद्री वनस्पति, जलीय वनस्पति या समुद्री वनस्पति और स्थलीय वनस्पति के बीच मध्यस्थता करता है, के बीच मध्यस्थता करता है, या स्थलीय वनस्पति को समुद्री या जलीय वनस्पति से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। उसके भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे नोट में, उसके विषय में भी आपको लिखा हुआ है। और क्या ज्वारीय वनस्पति को सिर्फ ज्वारीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है? नहीं, ज्वारीय वनस्पति को कच्छ वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, ज्वारीय वनस्पति को कच्छ वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, समझ गए? भारत के कुछ प्रमुख स्थल है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, जो कच्छ वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जो कच्छ वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। कुछ समझ में आया जी? यहां पर अभी तक जो बताया है ज्वारीय वनस्पति में, दो बात याद रखना है। यहां तक अभी जो ज्वारीय वनस्पति में हमने आपको बताया है उसमें दो तीन बात याद रखना है। एक बात यह, कौन वनस्पति स्थलीय और जलीय वनस्पति के बीच में एक सेतु के तौर पर काम करता है? कौन? ज्वारीय वनस्पति, समझ गए? ज्वारीय वनस्पति। और दूसरी बात, ज्वारीय वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कौन कौन है? सुंदरी और ज्वारीय वनस्पति को कच्छ वनस्पति कहते हैं, हाँ या ना? एकदम से। ज्वारीय वनस्पति को कच्छ वनस्पति कहते हैं, हाँ या ना? एकदम से। इतना बात याद हो गया? चलिए अब कुछ प्रमुख कच्छ वनस्पति वाले स्थल जो कि आपके नोट में नहीं है उसको आपको लिखना है, और लिखने के बाद बताएंगे। यहां से भी आपके बिहार दरोगा परीक्षा में प्रश्न आया है, नहीं है? आपके कहने से है, नोट हम ना लिखे हैं कि आप लिखे हैं? तब फिर जी बात, जब बोले हम ना है तो है तो जाइए नानी का घूम के आइए। अच्छा, ये बात लिखा हुआ है ना, भारत में सबसे ज्यादा ज्वारीय वनस्पति पश्चिम बंगाल में, लिखा हुआ होना चाहिए, है ना? है। ये वो बात तो स्पष्ट है ना जी भाई जी लोग, ये वो बात स्पष्ट है ना कि ज्वारीय वनस्पति समुद्र तटीय राज्य में मिलेगा, है? क्लियर ना? या कच्छ वनस्पति समुद्र तटीय राज्य में मिलेगा, है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा, ये वो बात बताइए, दर्रा बिहार में मिलेगा ना? है? नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, पर्वतीय राज्य में मिलेगा। ये सब कॉमन सेंस वाली बात है कि दर्रा, पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहते हैं, तो बिहार में पर्वत पाया ही नहीं जाता है, तो बिहार में दर्रा कहां से मिलेगा? मिलेगा दर्रा जी? नहीं मिलेगा, समझ गए? तो वही ज्वारीय वनस्पति, जहां पर ज्वार जल का आगमन होगा, जहां पर ज्वार जल की उपस्थिति होगी, ज्वारीय वनस्पति वहां मिलेगा। और ज्वार जल की उपस्थिति कहां होगी? समुद्र तटीय राज्य में होगा, तो ज्वारीय वनस्पति कहां मिलेगा? समुद्र तटीय राज्य में मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए अब लिखिए, हेडिंग मारिएगा, भारत के कच्छ वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति के स्थलों की सूची, ये हेडिंग है। भारत के कच्छ वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति के स्थल लिखिए। राज्य दो कॉलम बनाइएगा, आप राज्य दो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिए राज्य और दूसरे कॉलम में लिखिए कच्छ वनस्पति स्थल। दूसरे कॉलम में लिखिए कच्छ वनस्पति स्थल, या निकलने दीजिए ना उसको जी, कच्छ वनस्पति स्थल या ज्वारीय वनस्पति स्थल, कच्छ वनस्पति स्थल या ज्वारीय वनस्पति स्थल, कच्छ वनस्पति स्थल या ज्वारीय वनस्पति स्थल। राज्य में लिखिएगा पश्चिम बंगाल, कच्छ वनस्पति स्थल या ज्वारीय वनस्पति स्थल, कच्छ वनस्पति स्थल या ज्वारीय वनस्पति स्थल, कच्छ वनस्पति स्थल या ज्वारीय वनस्पति स्थल। तबीयत खराब हो गया है जी, पानी पिलाइए ना उसको, थोड़ा सा पानी ना है, थोड़ा पानी पिलाइए उसको, भूखी आई होगी। अरे आइए तो महाराज कुछ खा पी करके आइए,
हाँ तो 10 बजे आते हैं, 10 बजे कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। पानी पिलाइए उसको थोड़ा सा पहले। चलिए आप लोग लिखिए अपना। पश्चिम बंगाल क्या हुआ, नहीं जा पाएगी, बीपी लो हो गया है। अच्छा तो इसको जो है इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाइए, तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉल पाउडर दौड़ के लाइए, पिलाइए इसको। बैठिए आप, बैठिए वहीं पे बैठिए, सो जाइए, थोड़ा उनको जगह दे दीजिए। तो है लड़की लोग 2-3 को आगे आ जाइए, तो 2-3 लड़के आगे आ जाइए, 3-4 को आगे आ जाइए। वहां का उस सघन इलाका को विरल इलाका में बदल दीजिए आप। आगे आइए, आगे आगे आइए लड़की सब, वहां पे थोड़ा उसको हवा लगने दीजिएगा, थोड़ा हवा लगने दीजिएगा उसको। है एक आध गो और आइए ना, सब मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, अजीब हाल है, बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है जी। एक आध गो और आगे ही ना। कैसे इस सब का जीवन चलेगा, हमको तो ही नहीं समझ में आता। बैठाइए बैठाइए बैठाइए, है बैठाइए जी, उधर खिसकिए। देखिए वो अंदर चल जाएगी तो क्या हो जाएगा। एकदम पटनियन है, पटने घर है आपका हो। इसको दिखाइए ना, देखिए मुंह ऊपर उठा रही है। पटने घर है आपका, अरे कुछ को तो बोलिए, एकदम लगता है नाराज है हमसे। हम आपका क्या बिगाड़े हैं बताइए। चलिए लिखिए, है लिखिए। राज्य में लिखिए पश्चिम बंगाल, कच्छ वनस्पति स्थल में सुंदर वन, डैश देकर सुंदर वन। राज्य में पश्चिम बंगाल, कच्छ वनस्पति स्थल में सुंदर वन, सुंदर वन, सुंदर वन। आगे राज्य में ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। कच्छ वनस्पति स्थल में भीतरकनिका, भीतरकनिका, कोमा देवी, भीतरकनिका कोमा देवी और धर्मा, देवी धर्मा, धर्मा धर्मा धर्मा, भीतरकनिका कोमा देवी और धर्मा। हाँ हाँ एक में ओडिशे में है सब। हाँ 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 ओडिशे में है तीनों, इतना दिमाग ना है जी, कैसे लिख रहे हैं ये भगवान, लिखना होगा। पश्चिम बंगाल डैश देकर सुंदरवन, ओडिशा डैश देकर भीतरकनिका, देवी और धर्मा। आगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो कच्छ वनस्पति स्थल है उसको कोरिंगा कहा जाता, कोरिंगा, 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 कोरिंगा। हे भगवान महाबकलोल है, ये सबको कुछ नया पढ़ाना बड़ी दिक्कत है। कोरिंगा, कोरिंगा, कोरिंगा। आगे तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। पिचावरम, हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पिचावरम, मुथुपेट, मुथुपेट, पिचावरम कोमा मुथुपेट। रामनाथ कझुवेली, रामनाथ, रामनाथ कझुवेली, कझुवेली। पिचावरम मुथुपेट रामनाथ कझुवेली, कझुवेली, कझुवेली। आगे केरल,
केरल, बेम्बानड और कन्नूर, केरल, बेम्बानड और कन्नूर, केरल, बेम्बानड और कन्नूर, केरल, बेम्बानड और कन्नूर। नहीं लिखने होता है, छोड़ दीजिए, सीधा बात, नहीं लिखने होता छोड़ दीजिए, क्या जरूरी है लिखना। बेम्बानड, कन्नूर। आगे, राज्य में कर्नाटक, कर्नाटक, कुंडापुर, कर्नाटक में कुंडापुर, कुंडापुर, कुंडापुर। कितना पानी लाए हैं जी? उतना का है, उतना वो पी सकेगी, ठीक है, बचेगा पी लीजिएगा आप। दीजिए दीजिए उसको दीजिए, थोड़ा सा पानी में ORS घोल मिला के देना चाहिए, तो एकदम 1 लीटर पानी में देगा। कम से कम लड़की है, इतना कॉमन सेंस नहीं है जी, है? लड़की है, वो 100 ml पानी से ज्यादा पिएगी, वो बहुत हो गया, वो 100 ml भी पी ले तो बहुत हो गया। प्रयास कीजिए आप पूरा पी जाने का, उसमें वो ORS का क्या, ये लोग को क्या बताएं। लिखिए, कर्नाटक, कुंडापुर, कारवार, 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 कुंडापुर कोमा कारवार, पानी रख लीजिए, पीते रहिए आप उसको। कारवार, कुंडापुर, कारवार, होन्नावर, होन्नावर, हो नन्नो संजुक आ वर, होन्नावर, कुंडापुर, कारवार, होन्नावर, कुंडापुर, कारवार, होन्नावर। आगे, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत सारा है, लिखना है आपको। महाराष्ट्र में कच्छ वनस्पति जहां जहां पाया जाता है, डैश देकर, अचरा रत्नागिरी, अचरा, अचरा, अचरा रत्नागिरी, कोमा, अचरा रत्नागिरी, कोमा, अचरा रत्नागिरी, कोमा, देवगढ़ विजय दुर्ग, देवगढ़ विजय दुर्ग, देवगढ़ विजय दुर्ग, कोमा, देवगढ़ विजय दुर्ग, कोमा, कोमा, कुंडालिका रेब डांडा, 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 कोमा, मुंबड़ा दीबा, कोमा, मुंबड़ा दीबा, मुंबड़ा दीबा, मुंबड़ा दीबा, कोमा, वेतरना, 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 कोमा, मलवान, मलवान, कोमा, मलवान, मोलवानो, मलवान, मलवान, कोमा, श्रीवर्धन, 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 कोमा, विक्रोली, विक्रोली, कोमा, विक्रोली, 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 हो गया। अब गुजरात में जो है कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, डूमस, उभरत, इस सब जगह कच्छ वनस्पति पाया जाता है। आगे लिखिए, गुजरात, गुजरात डैश देकर, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, डूमस उभरत, डूमस उभरत, डूमस, डूमस उभरत, डूमस उभरत, डूमस उभरत, डूमस उभरत, डूमस उभरत, डूमस उभरत,
हो गया। अब नीचे से नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, नीचे से नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप में मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान पाया जाता है, 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 मूंगा चट्टान पाया जाता है। चलिए, इसमें से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में जो पूछा गया है, पिचावरम, पिचावरम, पिचावरम कच्छ वनस्पति स्थल कहां पाया जाता है, यह आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ गए? तो ये जो लिखाए हैं महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब इसके अलावे नोट में जो होगा, इसके अलावे आर्द्र भूमि है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कहां गया दीपेन जी? कहां गया जी? नहीं आया है जी? 2 घंटा से नहीं ये रहा है। तुमको बोले थे उठा करके लाने के लिए, तुम नहाते हुए उसको काहे छोड़ दिया यार? अजीब हाल है, डायरेक्शन नहीं सुनता है जी। है? चलिए अब आगे आइए, आइए 1 मिनट इसको याद कर लेते जो अभी लिखा है। आइए याद करते हैं। आइए बोर्ड पे आइए। सुंदरवन कच्छ वनस्पति स्थल कहां है? सुंदरवन कच्छ वनस्पति स्थल, सुंदरवन, भितरकनिका, भितरकनिका, देवी, धर्मा, ओडिशा ना। चलिए आगे बताइएगा। कोरिंगा, 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 पिचावरम, पिचावरम, मुथुपेट, मुथुपेट, रामनाथ, रामनाथ, कजुवेली, कजुवेली, आगे बेम्बानड, बेम्बानड, कन्नूर, कन्नूर, कुंडापुर, कर्नाटक, कुंडापुर, कुंडापुर, कारवार, कारवार, होन्नावर, होन्नावर, अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी, देवगढ़ बीजादुर्ग, देवगढ़ बीजादुर्ग, कुंडलिका रेवदंडा, कुंडलिका रेवदंडा, वेतरना, वेतरना, मलवान, श्रीवर्धन, बिकरौली, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, डूमा सुब्रत, डूमा सुब्रत। भारत में मूंगा चट्टान कहां कहां पाया जाता है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। कहां चले गए थे जी? क्या भांग पी के सोए थे जी? कोरेक्स पिए थे जी? गांजा पिए थे? तब कहा रात से कहां थे? रात से आप रूम पे थे तो मोबाइल वोबाइल सब चीज आप फोन कैसे रिसीव करते हैं? साइलेंट में रहता है। अजीब हाल है जी। हैं बड़ी दिन मेहनत करते हैं हम, कुर्सी तोड़ते हैं आप, तब पर भी 12 घंटा सोता है। बताइए, हम मुश्किल से 5 से 6 घंटा सोते होंगे महाराज। ये अथी लगाइएगा यहाँ पे। आइए सबको बताते कहीं ना सब चीज। जब फोन बंद करके सोना रहता है तो सबको बता दीजिए कहाँ क्या है। हम तो कब कुछ डिमांड कर देते हैं, कभी सबको सिखाइए। सब नालायक सबको, उसको ही नहीं पता है कि जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, इसमें उन्हें लगा सकता है, उसको बोले तो उन्हें लगा पाया है। अजीब हाल है। चलिए पकड़िए, याद हो गया? यहाँ पे लगाइए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ना सुना क्या है ना? सबको क्या बताया जाए? सब मेरे पास बकलोले सब है। चलिए क्या हाल है जी? घर नहीं जा रहे हैं? नहीं बुला रही है? कोई नहीं मानता है? तो दिक्कतें है यो। छुट्टी, छुट्टी चाहिए। किसको किसको छुट्टी चाहिए? खाली जा करके आप तुमको दिखा दीजिए।
हम ज्योग्राफी बिना पढ़ाए हुए खत्म करने की घोषणा नहीं कर दिए तो फिर मेरा भी नाम रोशन आनंद नहीं। जाकर के आप दिखाइए हमको पॉलिटियो। हाँ, करेंट तो तब पढ़ेबे नहीं करेंगे। जितना अटेंडेंस अभी है, अगर इससे 10% कम हो गया, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। छुट्टी की घोषणा, बैच खत्म, कोई टेस्ट फेस्ट नहीं, सब चीज खत्म। जब आपको अपने करियर से मतलब नहीं है तो हमको खाक मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मतलब है तब हम भी आपसे मतलब रखेंगे, सीधा सा बात है। तो इसलिए स्वयं भी रहे, अपने मित्रों को भी मोटिवेट करे जो यहां पढ़ रहा है कि नहीं जाना है। ठीक है, लॉज बंद हो गया तो हम क्या करें, जाना पड़ेगा, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। स्वयं भी रहे और दूसरे को भी मोटिवेट करे रहने के लिए। ठीक है, किसी को नहीं जाना है। क्या हुआ जी, सो करके न उठ के आया है, दिमागे न काम कर रहा होगा अभी। लगता है हमको लिखना ही पड़ेगा, लिख देंगे। ठीक है, यही लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसी वजह से बोले लगा दीजिए। नहीं मिलेगा तो हम तो लिखिए देंगे, हमको क्या है। दिमाग ने कम, जाइए थोड़ा देर घूम के आइए तो फिर लगाइएगा। नहीं मिल रहा है जी, अरे कोनो क्वालिटी में दे दीजिए ना बस। जरूरी थोड़े है एचडी क्वालिटी 144p में देखा जा सकता है। अरे जल्दी कीजिए महाराज, आगे बैच है फिर मेरा 2 बजे से, भूखो लग गया हमको भी। जल्दी कीजिए, शांत रहिए। जी आपका अल्लाह, चलिए आइएगा अब आप। पानी पिए हो आप पूरा, है पानी पिए पूरा आप। अब ठीक है थोड़ा सा, है इसको, है दीपेन, इसको थोड़ा दिखाइएगा, थोड़ा देखिएगा इनको। प्राइमरी इलाज करवाना जानते हैं, मूल अधिकार है, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, प्राथमिक इलाज इसका देखिए, जाकर के करवाइए। चलिए समझिएगा अब आप, देखिए है। अब शांत रहिए, अब शांत, बस 15 मिनट अब सीरियसली पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आ जाइए अब। आ जाइए अब, समझिए, समझिए। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि, वेटलैंड, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड, वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स। देखिए, आर्द्रभूमि यानी अंग्रेजी में वेटलैंड्स। आर्द्रभूमि उस भूमि को कहा जाता है जिसमें नमी और शुष्क दोनों का गुण एक साथ मौजूद हो, यानी वैसा भूभाग जहां पर नमी भी हो। नमी मतलब पानी की मात्रा, शुष्क मतलब सूखा। सामान्य तौर पर
दोनों गुण एक साथ कहीं भी मौजूद होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वैसा भूखंड, वैसा भूभाग, वैसा क्षेत्र, वैसा झील, वैसा झरना, वैसा जलप्रपात जहां पर दोनों गुण मौजूद हो, उसे ही आर्द्र भूमि कहा जाता है। और जो आर्द्र भूमि होता है वह जैव विविधता को बढ़ावा देता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है। और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जैसे वन आवश्यक है, वैसे ही जैव विविधता भी आवश्यक है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। विश्व के प्रमुख आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करने को लेकर ईरान के रामसर नामक शहर में 1971 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन को इतिहास में रामसर सम्मेलन कहते हैं। और रामसर सम्मेलन में ही यह तय किया गया था कि विश्व के प्रमुख आर्द्र भूमि वाले स्थल को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस हेतु उन स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किए जाएंगे और भारतीय स्थलों को रामसर साइट्स में वर्ष 1982 ईस्वी से शामिल किया जाने लगा। वर्तमान समय में भारत के टोटल 75 स्थल है। वर्तमान में वो जो डाटा है, पहला डाटा है, पहले का डाटा है। वर्तमान में भारत के टोटल 75 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है और जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु के 14 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहार का एकमात्र बेगूसराय का काबरताल झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। वही सबसे ज्यादा 14 स्थल तमिलनाडु का शामिल है। फिर दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसके 10 स्थल जो है रामसर साइट में शामिल है। और आर्द्र भूमि के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब यहां पर नोट में होगा, वर्तमान में भारत में 49 स्थल रामसर साइट में शामिल है। उसको काट करके आप लिखिए नोट में, जहां पर 49 है वहां पर 75 कर लीजिए, जहां पर 49 है वहां पर 75 कर लीजिए, जहां पर 49 है वहां पर 75 कर लीजिए। कर लिए? चलिए। और सबसे ज्यादा स्थल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश को काट करके तमिलनाडु कर लीजिए और कॉस्ट में जो 10 है उसको काट करके 14 कर लीजिए। करेंट डाटा ये है। उत्तर प्रदेश को काट करके तमिलनाडु कर लीजिए और कॉस्ट में जो 10 है उसको काट करके 14 कर लीजिए। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आए? जहां पर 49 है उसको काटकर 75 कीजिए और जहां पर सबसे ज्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के शामिल है उसको काट के तमिलनाडु कीजिए और जहां पे 10 है वहां पर 14 कीजिए। बात समझ में आया? चलिए तो बताइए, वैसा भूभाग, वैसा भूखंड जहां नमी और शुष्क दोनों गुण मौजूद हो उसे क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। रामसर सम्मेलन कब हुए? 1971। रामसर सम्मेलन कब हुए? रामसर सम्मेलन कब हुए? रामसर सम्मेलन कब हुए? 1971। ठीक है, आगे। भारतीय स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल कब से किया जाने? 1982। भारतीय भूमि को रामसर साइट्स में शामिल कब से किए जाने? कब से किए जाने लगे? भारतीय भूमि को रामसर साइट्स में कब से शामिल किए? 1982। इसके बाद आगे वर्तमान में कितने भारतीय स्थल रामसर साइट में शामिल है? कितना? 75 ना। अच्छा, सबसे ज्यादा तमिलनाडु ना, सबसे ज्यादा बिहार का कितना? कौन? काबरताल झील। काबरताल झील कहां है? काबरताल झील कहां है? बेगू। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 लास्ट टाइम जो है 11 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसमें उड़ीसा के कुछ झील है, तमिलनाडु के कुछ राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो लास्टली जो 11 को शामिल किया गया है ना, वो कहां है वो बात याद रखना हमारे ख्याल से आवश्यक है। जैसे जिस समय 49 हुआ करता था तो 2 को शामिल किया गया था, वो नोट में हम लिख दिए हैं। तो लास्ट टाइम में जो 11 को शामिल किया गया है वो सब झील कहां है इस बात को याद रखना आवश्यक है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, जो लिखा रहे हैं लिखिए। तंपारा झील, तंपारा झील लिख देते हैं। तंपारा झील, तंपारा झील कोमा अंसुला झील, अंसुला झील। ये सब पूछ देगा तंपारा झील कहां है, अंसुला झील कहां है, तो अकबका जाइए, कहिएगा ये कहां से पूछ दिया। अरे महाराज जी हो, आपके सिलेबस से का अंग है महाराज, करंट संदर्भ में पूछ दिया है झील। चिल्का झील पूछेगा तो सब मार के आएगा और तंपारा अंसुला पूछेगा तो सब मार के नहीं आएगा। समझ गए? तो तंपारा झील कोमा अंसुला झील ओडिशा में स्थित है। अब हीराकुंड जलाशय को भी शामिल किया गया, तो हीराकुंड जलाशय ओडिशा में नहीं जानते आप ये बात, ये तो लिखाने का जरूरत न है मेरे ख्याल से। समझ गए? तंपारा झील कोमा अंसुला झील ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य,
चित्रागुडी पक्षी अभयारण्य कोमा कोमा वडूर पक्षी अभयारण्य वडूर पक्षी अभयारण्य वडूर पक्षी अभयारण्य कोमा कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य कोमा सुचिंद्रम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सुचिंद्रम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इत्यादि तमिलनाडु में स्थित है आगे यशवंत सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है यशवंत सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है इत्यादि तमिलनाडु में स्थित है आगे यशवंत सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है यशवंत सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है यशवंत सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है आगे ठाणे क्रीक आर्द्रभूमि महाराष्ट्र में स्थित है ठाणे क्रीक आर्द्रभूमि महाराष्ट्र में स्थित है ठाणे क्रीक आर्द्रभूमि महाराष्ट्र में स्थित है आगे है रुके आगे लिखिए ठाणे क्रीक आर्द्रभूमि महाराष्ट्र में स्थित है हाईगम सालबुग आर्द्रभूमि हाईगम सालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में स्थित है हाईगम सालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में स्थित है तो ये सब करेंट से संबंधित डाटा हो गया कभी काल देखते होंगे झील से पक्षी अभयारण्य से एकदम नया पूछ देता है जो आप कभी नहीं सुने होते हैं तो इसमें जो आप सुने होंगे सब तो नए सुने होंगे नया सुने हैं कि नहीं सुने हैं तो वही करेंट से संबंधित ये डाटा है इसको आप याद रखिएगा चलिए अब आ जाइए आगे अब देखिएगा सुनिए हीरो सब सुनिए जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में जो है टोटल 18 जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र है और टोटल जो 18 जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें 12 जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है जो 18 जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें हिमाचल प्रदेश में कॉल डेजर्ट उत्तराखंड में नंदा देवी सिक्किम में कंचनजंगा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग असम में डुबरू सैखोवा और मानस मेघालय में नौकरेक पश्चिम बंगाल में सुंदरवन ओडिशा में सिमलीपाल मध्य प्रदेश में पन्ना पंचमढ़ी अचानकमार अमरकंटक गुजरात में कच्छ की खाड़ी हो गया इसके बाद आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ी इसके बाद केरल और तमिलनाडु के सीमा पर अगस्ता मलाई तमिलनाडु में नीलगिरी इसके बाद तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार
ये सभी भारत के जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और ये सभी भारत के जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उसमें से 12 जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। नोट में उसके सामने हम स्टार मार दिए होंगे, स्टार मार दिए होंगे। जो भी है उसमें जिसमें भी स्टार लगा हुआ है वो ऐसे जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा गौर से। पहली बात यह याद रखना है कि भारत में टोटल 18 जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में टोटल कितना जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र है? कितना? भारत में कितना जेब मंडल आरक्षित है? 18। कितने 18 में से कितने को यूनेस्को ने अपनी सूची में कितने को? अब सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, कौन जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। तो इसी को हम लोग याद करते हैं, और हम तो आपको यह कहेंगे कि इसको मानचित्र पर जाकर के आप मैपिंग कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझ गए? तो मैपिंग कर ना लीजिएगा, पक्का? मां कसम ना, मां कसम, समझ गए? एकदम करना है। तो आइए, अब कॉल डेजर्ट जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां है? हिमाचल। कॉल डेजर्ट जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। कॉल डेजर्ट जेब मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी, नंदा देवी। कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण। पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना, पन्ना। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश। अचानकमार अमरकंटक। पन्ना, पंचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक कहां है? कहां है? नीलगिरी तमिलनाडु। नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु। केरल और अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल। सुंदरवन, सुंदरवन। कंचनजंगा, कंचनजंगा। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। मानस, मानस। नौकरेक, नौकरेक, नौकरेक। चलिए अब सुनिए, देखिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, आगे मेरा 2 बजे से बैच भी है। सुनिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सुनिए, जरूरी है। करंट जब पढ़ाएंगे, देखिए सब चीज का टेंशन हम लिए हैं तो करंटों का टेंशन हम लिए हैं। करंट पढ़ाएंगे लेकिन पहले सिलेबस पढ़िए, उसके बाद करंट। सुनिए, करंट जब पढ़ाएंगे तो इस चैप्टर का कुछ चीज करंट में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे करंट में? इस चैप्टर में एक बात बताना है, वन रिपोर्ट 2021। जैसे जनगणना 2011 से हमेशा प्रश्न आता है, वन रिपोर्ट से लगभग कभी कभी प्रश्न आता है, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कभी आने का चांस होता है। तो करंट पढ़ाएंगे तो वन रिपोर्ट कहिएगा आप हमको पढ़ा देने के लिए। वन रिपोर्ट पढ़ा देंगे। करंट पढ़ाते हुए इस चैप्टर में हमको वन रिपोर्ट पढ़ाना था, लेकिन अब टाइम हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया है, खत्म करने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह चैप्टर पूर्ण खत्म नहीं हुआ, कुछ चीज करंट में पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान करंट पढ़ाते हुए ही अब पढ़ाएंगे। जैसे हम आपको बता दें कि इतिहास तीनों बैच में खत्म हो गया है, लेकिन परीक्षा से एक सप्ताह पहले इतिहास का 2 से 3 क्लास लगाएंगे। इतिहास का 1-2 क्लास लगाएंगे, पॉलिटी का 1 क्लास लगाएंगे, ज्योग्राफी का 1 क्लास लगाएंगे, और करंट का तो क्लास चलता ही रहेगा। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो करंट पढ़ाएंगे, समझ गए? तो 4 क्लास और हम लगाएंगे, ज्योग्राफी का 1 क्लास, पॉलिटी का 1 क्लास और हिस्ट्री का 2 क्लास, सिलेबस खत्म होने के बाद। और परीक्षा से 1 सप्ताह पहले ये सब क्लास लगेगा, और उसमें पूरा एक हर चैप्टर का ब्रीफ दे देंगे, और जो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण डाटा है वो सब चीज हम आपको वहां पर करवा देंगे। हमारे ध्यान में है हमको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। ये सब क्लास होगा एडमिट कार्ड आने के बाद, समझ गए? परीक्षा से 1 सप्ताह पहले खत्म हो गया है ये चैप्टर, खत्म हो गया है ये चैप्टर, समझ गए? और कृषि तक का क्वेश्चन आंसर आधा आपको मिला होगा, उसके बाद का नहीं मिला होगा, क्योंकि उसका जो हम करवा ही नहीं है, तो उसका हैंड रिटन आंसर मिलेगा। लेकिन जब ज्योग्राफी खत्म कर देंगे थियोरेटिकली, तब हम जाकर के बैठ करके आंसर बनाएंगे, तब हम आपको दे देंगे। इसके अलावा प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान का एक डाटा जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे, और उसको लेकर के जो है आप याद कर जाएंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, कीजिएगा इतना। इसके बाद आगे सुन लीजिए गुरुजी लोग, आज से शाम में 5:30 बजे से पॉलिटी का क्लास चलेगा डेली बेसिस पर। आज बुधवार है, आज से बृहस्पतिवार है, जो भी बार है उससे क्या मतलब है, ठीक है? आज से शाम में 5:30 बजे से पॉलिटी का क्लास डेली चलेगा, डेली चलेगा जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। बात क्लियर है? तो पॉलिटी को तीनों बैच में संयुक्त रूप से पढ़ा रहे हैं, तो फैला दीजिए ये खबर, समझ गए? तीनों बैच के छात्रों को कि आज से पॉलिटी ही चलेगा शाम में 5:30 बजे से, ठीक ना? लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की लोग इधर से, लड़का रुक जाइए।